नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं 72वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हम लोग प्रैक्टिस सेशन अब चला रहे हैं। और जैसे हमने कहा कि जब तक एग्जाम आपका नहीं हो जाता है तब तक हम लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे। प्रत्येक जो सेशन है उसमें 15 क्वेश्चन फिलहाल ला रहे हैं। मैं एक एक कमेंट आप सभी का देख रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप लोग बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे रहे हैं और जवाब भी मैं देख रहा हूँ कि जो प्रश्न मैं पूछ रहा हूँ उसका सही जवाब भी दे रहे हैं। तो ये अच्छी बात है, आपकी तैयारी इसका मतलब धारदार है। ठीक है, तो क्वेश्चन आप लोग बढ़ाने के लिए कह रहे हैं, हम बढ़ाएंगे। थोड़ा सा पहले कुछ समय के लिए इसको 15 क्वेश्चन के हिसाब से चलिए। जैसे ही एग्जाम करीब आएगा कुछ क्वेश्चन भी बढ़ाएंगे। आप में से कुछ साथी कह रहे थे कि बायोलॉजी, केमिस्ट्री या फिजिक्स के टॉपिक लाने चाहिए। लास्ट ईयर मैंने कराया था, इस बार भी कराएंगे। वो सारी चीज़ें मैं अपनी प्लानिंग के हिसाब से करा दूंगा। बस ये ध्यान रखिए, बिलीव कीजिए, जब आप उस कयामत के दिन में जाएंगे यानी कि 25 अक्टूबर को एग्जाम देने के लिए, तो एक एक टॉपिक मैं उससे पहले आपका करा चुका हूँगा। ठीक है, मैं एक प्लान बना करके रखा हूँ कि कब कब क्या क्या आपको दे देना है। मैं पहले चाहता हूँ कि चूंकि करंट और बिहार के जो चीज़ें हैं उसको दे दूँ और हर लेक्चर में 5-6 आपको नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ भी वगैरह मिल जाए, वो सारे टॉपिक आपके एक बार कवर हो जाए। ओके, अब चलिए यहाँ पर सीधे शुरुआत करते हैं। कहा गया है सोनपुर मेले की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई। अब जैसे देखिए, मैं देने को कहूँ तो सोनपुर पे 3-4 क्वेश्चन दे दूं, लेकिन जब सोनपुर मेला के विषय में हम पढ़ेंगे तो यहाँ पर एक तो है कि किसके शासनकाल में हुआ, लेकिन इसके विषय में कई और चीज पढ़ सकते हैं, है ना। जैसे कि एशिया का सबसे बड़ा, चलिए शुरुआत ही कर लेते हैं। एशिया का सबसे बड़ा ये पशु मेला है। ठीक है, अब देखिए अपने आप में एक पॉइंट तो यही हो गया कि नहीं। एक चीज और मैंने देखा है, इस पर पूछा जाता है, मैं चाहता हूं कि वो चीज आप लोग नोट करें। ये पूछा जा सकता है कि सोनपुर मेला जो लगता है वह किन नदियों के संगम पर लगता है। ध्यान रखिएगा, मैंने कहा किन नदियों के संगम पर, तो एक से अधिक नदी तो होगी ही ना। तो यहां पर सोनपुर की जो स्थिति देखेंगे, शहर की अगर स्थिति आप समझ में पाए तो एक तो जाहिर सी बात है गंगा नदी हो गया, क्योंकि गंगा तो बिहार को बीचों बीच काट ही रही है। प्लस दूसरी कौन सी नदी है, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं से प्रश्न गलत होता है। उसका नाम है गंडक। अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं, इस गंडक में विकल्प होता है बूढ़ी गंडक, तो बूढ़ी गंडक में भी टिक लगा देते हैं। वैसा नहीं करना है। कई ऐसा हो सकता है कि गंगा, गंडक, बूढ़ी गंडक, तो बूढ़ी गंडक नहीं है। बूढ़ी गंडक एक अलग नदी है, ध्यान रखिएगा। वो पुरानी जो प्रवाह है जलधारा, वो बूढ़ी गंडक नदी से जानी जाती है। ठीक है, वो कुशेश्वर स्थान के पास जाकर के संगम बना रही है, तो यहां पर वो देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहां ध्यान रखिएगा, गंगा और गंडक का संगम जहां हो रहा है उसी जगह पर यह मेला आयोजित कराया जाता है। अब आपसे इस प्रश्न में पूछा गया था कि किसके शासनकाल में, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, हर्षवर्धन, मगध साम्राज्य की तरफ हम चल रहे हैं। तो उस वक्त जो इसके शुरुआत की बात करेंगे वह चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। ठीक है, तो बी विकल्प के साथ चलेंगे। तो 2-3 पॉइंट जो मैंने बताया है वो सब आपको यहां पर पता होना चाहिए। बहुत भव्य मेला लगता है ये। हाल ही में जीआई टैग प्राप्त करने वाला वाद्य यंत्र सरिंदा किस राज्य से संबंधित है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सरिंदा एक शब्द बहुत चर्चा में रहा है और स्टेट को लेकर के पूछा गया। देखिए, असम, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, तो इसमें एक तो अच्छी बात है कि बिहार नहीं है, क्योंकि मैंने अक्सर देखा है जो टेस्ट सीरीज वगैरह बच्चे देते हैं, जैसे ही बिहार दिखता है बस वो सीधे एक आंख मूंद के बिहार में टिक लगा के आगे बढ़ते हैं। नहीं, कुछ प्रश्न आपके बिहार बिहार चलते रहेंगे, अचानक से दूसरा ऑप्शन रहेगा और आप गलत करेंगे। वैसे नहीं करना है। यहां पर देखिए सभी जो विकल्प में है वो आपको नॉर्थ ईस्ट जो है वहां के स्टेट देखने को मिलेगा। तो यह जो सरिंदा है, दरअसल नॉर्थ ईस्ट में एक राज्य है जिसका नाम है त्रिपुरा, है ना। एकदम बांग्लादेश के से घिरा हुआ एक तरह से कह सकते हैं ये राज्य है। बांग्लादेश में देखेंगे 7 डिस्ट्रिक्ट इसमें पड़ता है, 7 के साथ बांग्लादेश के साथ बॉर्डर टच करता है। तो वहां पर एक वाद्य यंत्र है। ये वाद्य यंत्र जो है एक पारंपरिक तंत्री होता है। वाद्य यंत्र मतलब लंबे समय से चला आ रहा है। इसको फिलहाल जो है जीआई टैग दिया गया है। अब यहां पर समझिए, सरिंदा जो होता है एक धनुष से बजाया जाने वाला तंत्री वाद्य यंत्र होता है। ठीक है, और एक चीज आपसे ये पूछा जा सकता है, देखिए धनुष टाइप का ऐसे होता है ना, इससे ऐसे बजता है इस तरह से। और दूसरी चीज एक आपसे पूछा जा सकता है कि कौन लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। तो अगर मान लेते हैं, ट्रिक मैं बता देता हूं, आगे भी अगर कुछ ना पता हो तो गौर कीजिएगा, कॉमन सेंस लगाइएगा कि ये राज्यों पर ध्यान दीजिए, असम, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय,
ये तमाम जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं, यहां पर साथियों ट्राइबल्स ग्रुप ज्यादा होते हैं, यानी कि जो जनजातीय समुदाय होंगे वो होंगे। तो अब बताइए जरा, मैं बार बार शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं पारंपरिक, तो पारंपरिक चीजें जो वहां के स्थानीय लोग होते हैं वही उससे जुड़े होते हैं, ठीक है। तो जाहिर सी बात है यहाँ के जो ट्राइबल्स लोग होंगे, ट्राइबल समुदाय के लोग होंगे, वो इसका इस्तेमाल करते होंगे। क्लियर हो गया। अब इसमें क्या क्या हो सकता है, तो पारंपरिक है मतलब क्या क्या होने में ये पूछा जा सकता है कि किस तरह के संगीत होते हैं, है ना। तो जैसे कि नहीं कुछ पता है आपको, ऐसे सोचिए ब्लैंक है, आपको एग्जाम में प्रश्न आया कुछ नहीं पता, लेकिन आपको पता है कि एक पारंपरिक वाद्य यंत्र वहां पर होता है। तो परंपराओं से कौन सा चीज चलता है हमारे समाज में, सोचिए जरा। जैसे कि लोकगीत, लोकगीत परंपराओं से चलता है, लोक नृत्य परंपराओं से चलता है ना। धार्मिक अनुष्ठान वो भी परंपराओं से चलता है। तो ध्यान रखना है कि यहाँ पर जब जनजातीय समुदाय, स्थानीय समुदाय, त्रिपुरा की यहाँ पर ये सारिंदा वाद्य यंत्र बजाएगी, तो लोक संगीत, धार्मिक अनुष्ठान, इन सब चीज़ों के जगह पे या वो जब उत्सव हो रहा होगा तभी इसका इस्तेमाल किया जाएगा। एक और प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि ये बना हुआ किसका होता है, यानी कि यह जो वाद्य यंत्र बनाया गया इसका रॉ मटेरियल क्या है, ठीक है। तो रॉ मटेरियल में फिर से मैं कहूंगा आपको नहीं बुलाएंगे, सोचिए मेरे साथ, सोचिए आपकी कैसे सोच सकते हैं, प्रश्न को कैसे अप्रोच करते हैं। सही जवाब तो मैं एक बार बता दूंगा, त्रिपुरा अगले प्रश्न पर चले जाएंगे, इससे आपका भला नहीं होने वाला है, क्योंकि हो सकता है त्रिपुरा ना पूछे, बाकी चीजें पूछे, बाकी प्रश्न में भी आपका जो इमेजिनेशन है वो अनलॉक होना चाहिए। चलिए, तो यहां पर आपसे पूछा शरिंदा वाद्य यंत्र जो है किस रॉ मटेरियल से बना है, और 4 एग्जाम्पल दे दिया, मतलब ऑप्शन दे दिया। एक दे दिया कि जैसे लकड़ी हो गया, एक दे दिया कि जैसे लोहे का हो सकता है, एक दे देगा जैसे टीन का हो सकता है, और एक कुछ और दे देगा, और एक इनमें से कुछ नहीं। तो सोचना है कि ये क्या हो सकता है, किससे बना हो सकता है। ध्यान से समझिए, ये एरिया देखिए क्या है, नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट में अधिकांशतः चीज जो है वो परंपराओं से चलता है, जनजातीय समुदाय है। जनजातीय समुदाय जब भी इमोशनल होते हैं तो 2-3 चीजों के, जल, जंगल और क्या है, जमीन। ध्यान रखिएगा। तो जंगल, यहां पर जो शब्द आया ना, इनके आप जो भी घर वगैरह भी बने हुए देखेंगे उसमें बहुत सारी चीजों में जो इस्तेमाल होता है वह जंगल की लकड़ियों का होता है। तो अगर मुझे कि इतना पता हो कि ये सरिंदा वाद्य यंत्र त्रिपुरा का है, त्रिपुरा नॉर्थ ईस्ट में है, वहां पर ट्राइबल्स ग्रुप होते हैं, ट्राइबल्स ग्रुप जल, जंगल, जमीन को लेकर के बात करते हैं। देखिए पूछा गया था कि रॉ मटेरियल इसमें क्या है, और आपको कहानी बस पता है, तो आप वहां पर ऑप्शन लगा सकते हैं कि भाई लकड़ी का बना होगा। ये समझ में आया। तो इसमें लकड़ी का बना होता है, तार लगा होता है, और धनुष की मदद से बजाया जाता है। ये जो ये हाथ से बजा रहे हैं ना, ये वाला, ये दरअसल ऐसे हाथ में रखा जाता है और ऐसे ऐसे करके बजाया जाता है। तो ये धनुष के आकार का होता है, यहां पर ये दिख भी रहा है आपको, ठीक है। तो अगर पूछे किससे बनाया जाता है तो धनुष की मदद से। क्लियर हो गया। यहां पर कुछ भी आपसे पूछे, सोचने का तरीका समझे ना, कि किसी प्रश्न को कैसे अप्रोच किया जाए, कैसे सोचा जाए, मैं चाह रहा हूं कि वो आप सीखें। वट सावित्री मुख्यतः किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है। वट सावित्री बहुत ही कह सकते हैं पारंपरिक धार्मिक अनुष्ठान से और पवित्र इसको माना जाता है। अब यहां पर आपको बिहार का 4 क्षेत्र दिया गया है। देखिए यहां पर एक थोड़ा सा हिंट है, इस प्रश्न में भी समझना पड़ेगा आपको, विकल्प को खेलना पड़ेगा। मगध, भोजपुर, मिथिला और सीमांचल, ठीक है। ध्यान से समझिए, अगर इस प्रश्न को सॉल्व किया जाए तो 2 विकल्प सही होगा। समझ पा रहे हैं। देखिए मुख्यतः अगर देखा जाए, जब वट सावित्री की बात होती है तो बिहार का जो उत्तरी मैदान है, यानी कि जब गंगा के उत्तर में जाएंगे तो वहां पूरा मिथिला रीजन आपको देखने को मिलेगा, है ना। दरभंगा, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, मधुबनी, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, ये वाला क्षेत्र, ये पूरा मिथिला है, ठीक है। इसके अलावा जो आप बेगूसराय तरफ जाएंगे ना, बेगूसराय, भागलपुर या लखीसराय, ये सारा जो एरिया पड़ता है ये भी मिथिला का एरिया है, वहां भी वट सावित्री होता है। ये पूरा मिथिला का ही, मैथिल समाज इसका जो है वो करते हैं। तो कायदे से देखिए तो यहां पर इस विकल्प में मिथिला एक आपको जवाब दिखेगा। इसमें होता क्या है, देखिए इस तस्वीर से भी समझ सकते हैं। जो नवविवाहित महिलाएं खास करके होती हैं, वैसे तो सीधे विवाहित महिलाएं कहिए, लेकिन नवविवाहित महिलाएं जो होती है वह सावित्री और ब्रह्मा की पूजा करते हैं। अब महिलाएं, विवाहित महिलाएं कर रहे हैं तो खुद कॉमन सेंस लगाइए, क्या होगा, अपने पति के सुहाग की, दीर्घायु और सुखी वैवाहिक जीवन की ये कामना करती है, ठीक। तो अब चलिए ये चीज हो गया, लेकिन दूसरा क्या दिक्कत है,
यहाँ एक शब्द और देखिए, सीमांचल लिखा हुआ है। दरअसल ये सीमांचल जो है ना, ये अपने आप में कोई अलग क्षेत्र नहीं है, इसको बस इसीलिए कहा जाने लगा है। जैसे मगध तो समझ में आता है कि एक क्षेत्र है, मगही भाषा के जहां जहां बोली जाती है उसको मगध कहा गया। भोजपुर जहां भोजपुरी बोली जाती है वहां पर भोजपुर कहा गया। मैथिली भाषा जहां चलेगी वहां मिथिला है। तो मैथिली भाषा का प्रचलन तो पूरे सीमांचल में है। तो सीमांचल अपने आप में कोई विशेष क्षेत्र नहीं है। हाँ, चूंकि ये सीमावर्ती एरिया को लगता है इसीलिए इस क्षेत्र का नाम सीमांचल कहा जाता है। ठीक है, अब उसमें जैसे कि पूर्णिया की चर्चा कर लेते हैं, कटिहार किशनगंज की भी बात कर लेते हैं, कुछ लोग सहरसा सुपौल मधेपुरा अररिया भी बोल लेते हैं। समझ पा रहे हैं? यानी कि कोई ऐसा नहीं है कि ऑफिशियली फिक्स है, क्योंकि वहां की भी भाषा मैथिली ही है हर एक जगह की, तो वह भी मिथिला का ही हिस्सा है, वह भी गंगा के उत्तरी मैदान में ही है, सब कुछ वही है। लेकिन अब चूंकि प्रश्न में इस तरह का दो विकल्प है तो कुछ लोग टिक मार के आएंगे मिथिला, अब कुछ लोग पूर्णिया का रहने वाला है या किशनगंज का रहने वाला है या भागलपुर का रहने वाला, वो कहेगा नहीं मैं तो सीमांचल के क्षेत्र से हूं, कोई सहरसा सुपौल के हैं तो वो सीमांचल टिक लगा के आएंगे। इस प्रश्न में ये दोनों सही जवाब है, ध्यान रखना है। मैं जानबूझ करके ये प्रश्न रखा हूं ताकि आपको सिखा सकूं कि ऐसे प्रश्न में क्या करना है। अब दोनों सही जवाब है, एग्जाम दे करके बाहर निकले। अब एक ने कहा कि मैंने इसमें टिक लगाया, आपने कहा इसने दोनों सही था। अब आयोग के पास आप चैलेंज कीजिए, और पता है आयोग किसको सही मानेगी? देखिए आयोग क्या सही मान लेगी, आयोग इसको सही मानेगी, सी विकल्प मिथिला को सही मान लेगी। तो ये सारे लोग जिसने सीमांचल लगाया था क्या वो गलत हैं? क्या उनके पास जानकारी नहीं था? नहीं, ये सही जानकारी है। फिर आप कहेंगे कैसी बातें करते हैं सर, दोनों चीजें। इसीलिए ऐसा कह रहे हैं क्योंकि प्रश्न में ध्यान रखिएगा, जो भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है उसमें खेल पूरा विकल्प का चलता है प्रश्न के बाद। ठीक है, यानी कि चार यहां जो चीजें लिखी गई है ना साथियों, जरा सोचिए ये आंसर है चार, इस चार ही में से एक सही होगा, बस ढूंढना सही है। तो क्या करेंगे? मोस्ट सुटेबल आंसर के साथ जाएंगे। ध्यान समझिए, यहां एक शब्द लिखिए, ये एकदम आपको ध्यान होना चाहिए। मोस्ट सुटेबल ऑप्शन क्या है उसके साथ जाना, यानी कि सबसे ज्यादा सही आपको क्या लगता है? तो सबसे ज्यादा सही मिथिला लगता है, क्योंकि सीमांचल एक छोटा सा हिस्सा है, मिथिला पूरा बड़ा अम्ब्रेला है, सेट बड़ा है, सीमांचल उसी में सिमट के आ गया। अब समझ में आया? तो ऐसे प्रश्नों को इसी तरह से हैंडल करना है। और बीपीएससी में 150 क्वेश्चन में ऐसे 2-3 प्रश्न रहते ही रहते हैं, हर साल रहता है, यूपीएससी में भी रहता है। मोस्ट सुटेबल आंसर इसलिए हम लोग कहते हैं कि चूज कीजिए। मधुबनी चित्रकला को अन्य किस नाम से जाना जाता है? हम सब जानते हैं, किस नाम से? मिथिला कला। हालांकि इस बात को लेकर कई बार विवाद भी होता है ना। जो मधुबनी के लोग रहने वाले होते हैं, मधुबनी डिस्ट्रिक्ट के, वो कहते भी हैं कि भाई एकरा मिथिला की पेंटिंग अहाँ सब कही छियै ना, ये तो मधुबनी पेंटिंग है। तो वहाँ मैथिली भाषा चलता है तो इसी अंदाज में कहते हैं। तो ध्यान रखना है। अब हो क्या गया है कि इसकी शुरुआत जिस डिस्ट्रिक्ट से हुआ उस डिस्ट्रिक्ट का नाम तो जाहिर सी बात है मधुबनी ही है, तो मधुबनी चित्रकला वहां से चला। लेकिन समय के साथ ये फैलता चला गया और पूरे मिथिला में अब जो है धूमधाम से ये होता है। अब पूर्णिया आप जाइए, पूर्णिया एयरपोर्ट पे जाइए, पूर्णिया रेलवे स्टेशन जाइए, अब सीमांचल का हिस्सा पड़ता है तो मिथिला ही, वहां आपको मिथिला पेंटिंग दिख जाएगी, है ना। दरभंगा रेलवे स्टेशन जाइए, पूरे दीवारों पर मिथिला पेंटिंग ही है। वहाँ से जो ट्रेन चलती है बिहार संपर्क क्रांति, ये सब है ना, स्वतंत्रता सेनानी सुपरफास्ट, बहुत सारे बॉगी पर आपको मिथिला पेंटिंग दिख जाएगा रेलवे पे। तो आजकल ये रेलवे कर रही है, अच्छी बात है। तो कुल मिलाकर के ध्यान रखिएगा, मधुबनी चित्रकला भी सही है, मधुबनी पेंटिंग नाम सही है। ऑफिशियली ध्यान रखना है, जिसको जीआई टैग जिस नाम को दिया गया है वो मधुबनी पेंटिंग है। लेकिन चूंकि क्षेत्र के हिसाब से डिफाइंड ये हो गया है कि इसका व्यापक स्तर हुआ, और मधुबनी मिथिला में अगर कहा जाए या बिहार के सांस्कृतिक रूप से कहा जाए तो सब सांस्कृतिक रूप से सबसे समृद्ध जगह में से एक है। दरभंगा कमिश्नरी में ही है, तो चूंकि दरभंगा को एक सांस्कृतिक राजधानी बिहार का मानते हैं तो उस लिहाज से देखेंगे तो वो पूरा एरिया ही वो हो जाता है। इसलिए पूरा मिथिला क्षेत्र और मिथिला कला के नाम से, मिथिला पेंटिंग के नाम से भी इसे जाना जाता है। ये क्लियर हो गया? कोई कंफ्यूजन नहीं होगा ना। बाहर से जो बच्चे जाते हैं एग्जाम देने, जैसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या उत्तर प्रदेश वगैरह से बीपीएससी, वो इन सब चीज़ों में बहुत कन्फ्यूज करते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखना है आपको। ये चीज़ क्लियर? हाँ, इसमें ये हो सकता है कि खास करके महिलाओं द्वारा बनाया जाता है, प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल किया जाता है ना, तो ये चीज़ें थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। टाइम मैगजीन की टॉप 100 स्पोर्ट्स पर्सन लिस्ट में शामिल एकमात्र भारतीय कौन है? और ये नहीं जाना है कि इधर फोटो लगा हुआ है तो क्या पता जो फोटो में है वो सही हो सकता है, वो फोटो ऐसे ही लगा दिया गया है,
है ना, आपको भ्रमित करने के लिए थोड़ा सा कि 1 मिनट के लिए आप सोचिए और फिर सोचिए कि विकल्प में वो व्यक्ति तो है ही नहीं जिसका फोटो है, क्योंकि क्रिकेटर तो हम सब हैं। तो यहाँ पर जायसवाल साहब हैं लेकिन नाम इनका है नहीं, बस सिंबॉलिक तौर पर है क्योंकि क्रिकेट से संबंधित है, तो ध्यान रखिएगा, है ना। तो यहाँ पर टॉप 100 स्पोर्ट्स पर्सन लिस्ट में एकमात्र भारतीय कौन है, ये कंफर्म है कि एकमात्र जो भी भारतीय है वो क्रिकेटर है, ठीक है। अब लेकिन क्रिकेटर में देखिए सचिन तेंदुलकर आप एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि सचिन तेंदुलकर रिटायरमेंट हुआ, समय हो गया, तो इनको तो आप बाहर कर सकते हैं। नीरज चोपड़ा को आप बाहर कर सकते हैं, क्योंकि नीरज चोपड़ा क्रिकेट नहीं खेलते हैं ना, भाला फेंको प्रतियोगिता चलता है, ओलंपिक वगैरह। 2 नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जब भी किसी भी क्वेश्चन में 2 ऑप्शन को आप एलिमिनेट कर लें, उस प्रश्न को नहीं छोड़ना है, अटेम्प्ट करके आना है, नेगेटिव के चांसेस कम होंगे। क्योंकि मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग अगर प्रोबेबिलिटी के थ्योरी देखेंगे तो प्रोबेबिलिटी ये कहता है कि 50-50% चांस है फिर सही या गलत होने के, तो फिर इस चांस को लीजिए आप, नहीं तो फिर कट ऑफ जाएगा 90-95, तो आप झेल नहीं पाएंगे इस चीज को। तो इस स्थिति में चांस लेना है। अब आप में से बहुत सारे लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर विराट कोहली के साथ जाएंगे, क्योंकि कोहली के फैन है भैया, हैं। और भारत में क्रिकेट जब देखा सुना जाता है तो वो पुरुषों के अकॉर्डिंग देखा जाता है ना। तो ध्यान रखना है, कोहली नहीं है इसमें, कौन है, स्मृति मंदाना, और बहुत ही फेमस प्लेयर हैं वुमेन्स क्रिकेट टीम की, ठीक है। तो इनके नाम के साथ आप जाएंगे। ये एकमात्र भारतीय हैं जो इन्होंने इस लिस्ट में जगह बनाया। बिहार की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति, ध्यान रखना है, यहां पर क्या पूछा गया है, जाति। कल एक पढ़ाया था मैंने जिसमें मैंने जनजाति को लेकर के चर्चा किया था, शेड्यूल ट्राइब, और मैंने उसमें आपको बताया था कि चूंकि झारखंड अलग हो गया तो शेड्यूल ट्राइब का एक बड़ा हिस्सा जो है वो झारखंड में चला गया, तो बिहार में 1.3% जो है शेड्यूल ट्राइब बचा है। लेकिन ये शेड्यूल ट्राइब के विषय में मैंने बताया था। शेड्यूल कास्ट की बात करेंगे तो साथियों हमारे पास आखिरी सेंसस कौन सा है बताइए, 2011 का। हर 10 साल में हमारे देश में सेंसस होता है। तो आप कहेंगे सर कायदे से 2021 में सेंसस है, आप कह रहे हैं 11 में, ये कैसी बात कर रहे हैं। तो यहां पर सेंसस नहीं हो पाया था बिकॉज ऑफ कोविड-19, ठीक है। तो यहां हम सेंसस नहीं करा पाए, तो ये मामला आगे बढ़ा, ठीक। और सेंसस कब हो रहा है, अब 2027, कई जगह ऑफिशियली 2026 भी लिखा होगा लेकिन 2027 ऑफिशियली है। तो यहां पर सेंसस जो है अभी कुछ पर्वतीय, यहीं पर पॉइंट बता देता हूं, अभी कुछ पर्वतीय राज्यों में 17 अगस्त, नोट कर लीजिए, मैं राज्यों का नाम लिखने से बच रहा हूं, 17 अगस्त 2026 से ही ये सेंसस कराया जा रहा है। अब सेंसस बता दिया हूं तो एक चीज बता ही देता हूं, नहीं तो कुछ भी पूछेगा तो आप लोग गलत कर लेंगे। अब मेरा इंटरेस्ट है कि आप गलत ना करें। देखिए 2011 में सेंसस हुआ था, हर 10 साल पे होता है, आपको यही बोलना है, हर 10 साल पे होता है। भले ही 2021 में ना हुआ, कोविड-19 की वजह से, कोई बात नहीं, 2026 में शुरू हुआ, ऑफिशियली 2027 सेंसस इसको बोला जाएगा, ठीक है। ये चीजें एक ही है। अब चलिए, भारत में अभी तक 16 बार सेंसस होगा, इसको मिला करके, ये अभी वाली सेंसस जो चल रहा है इसको मिला करके 8 सेंसस जो है आजादी से पूर्व हुआ है और 8 सेंसस आजादी के बाद, अभी वाले को मिला के। हमारे पास जो डेटा है वो 2011 का है। हम लोग जितना भी कामकाज करते हैं, पॉलिसी मेकिंग करते हैं 2011 के डेटा पे। तो बताइए 2011 के आधार पर देश की जनसंख्या तकरीबन 121 करोड़। अभी रियल टाइम पॉपुलेशन की बात करेंगे 146 करोड़, तो दुनिया में हम सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाले कंट्री हैं। ध्यान से देखना पड़ेगा क्योंकि जनसंख्या से प्रश्न आते हैं, इसलिए यहां पर रोक करके मैं बता रहा हूं। हाँ, अब चलिए जरा यहां पर आते हैं। ये जो सेंसस 2026-27 कह लीजिए एक ही है। अब ये जो सेंसस हो रहा है साथियों, ये कितने फेज में हो रहा है, 2 फेज में, ठीक है। पहला फेज जो सेंसस का है वो क्या है, आवास का गणना, ठीक है। दूसरा फेज क्या है, जनगणना। बहुत ध्यान से सुनते चलिए और लिखते चलिए। तो आवास की गणना पूरा हो गई, लगभग चल रहा है, मतलब वो लगभग काम खत्म। चलिए, हमारा इंटरेस्ट यहां जनगणना में। अब जनगणना जो है वो 2 फेज में है, यही प्रश्न बनेगा। अब ओवरऑल 2 फेज और जनगणना भी 2 फेज। इसमें क्या है, इसमें कुछ पर्वतीय राज्य जो हैं, अब वो जो राज्य हैं उसमें जैसे कि एक है जम्मू कश्मीर, एक है लद्दाख, लद्दाख के अलावा और कौन सा है, उत्तराखंड, और उत्तराखंड के अलावा एक और कौन सा, हिमाचल प्रदेश। इस 4 राज्यों का नाम लिख लीजिए। ये लद्दाख है, एल फॉर लद्दाख, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ये यूनाइटेड किंगडम नहीं है, उत्तराखंड है, और ये हिमाचल प्रदेश है। ये चारों पर्वतीय राज्य हैं, ठीक है। अब बाकी जो शेष पूरा भारत जो है पैन इंडिया, इन राज्यों के अलावा यहां पर जो सेंसस का काम शुरू होगा ये फरवरी 2027 में होगा, ठीक है। यहां जो काम शुरू हुआ है इन 4 राज्यों में, ये अभी 17 अगस्त 2026 से शुरू हो गया है। अब प्रश्न है कि ऐसा क्यों हुआ है,
ये आपसे पूछा जा सकता है क्यों हुआ है बताइए? चूंकि ध्यान दीजिए लोकेशन पे, मैं कहता हूं कि कॉमन सेंस लगाइए, कोई भी चीज रट्टा मत मारिए, सोचिए, जवाब है वहां। चूंकि इन राज्यों की स्थिति देखिए, फरवरी में अगर यहां पर होता है सेंसस तो फेब में यहां पर पूरी बर्फबारी रहेगी, आवाजाही बंद हो जाएगा इन राज्यों में, पर्वतीय राज्य है ना, तो हिमालय की गोद में है, तो इसीलिए समय रहते हुए, ठीक है, और यहां पर मौसम एक बड़ा कारण है, वेदर, इसको देखते हुए पहले ही करा लिया जा रहा है इस 4 राज्य में कि भाई तब तक इसको करा के रख लीजिए और फरवरी से उन राज्यों में होगा, पूरे भारत में बाकी काम हो जाएगा। मामला समझ में आ गया है? ये चीजें सेंसस का था। अब आपसे प्रश्न क्या तो ये अलग से मैंने सेंसस का बताया। अब आपसे क्या पूछा गया था? अनुसूचित जाति, शेड्यूल्ड कास्ट, है ना, तो ये शेड्यूल्ड कास्ट अब किसके अकॉर्डिंग हम निकालेंगे? सोचिए, 2011 यही डेटा हमारे पास है ना, तो 2011 के अकॉर्डिंग देखेंगे तो 15.9% है बिहार में शेड्यूल्ड कास्ट, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो और अगर ऐसे जनसंख्या में सर्वाधिक प्रतिशत वाला आपसे समझिए डिस्ट्रिक्ट पूछ ले, तो डिस्ट्रिक्ट कौन सा है बिहार में? नोट कीजिए, गया जी, नाम बदल गया है जी, ये ध्यान रखना है, गलती नहीं करना है, गया का नाम अब गया जी है। कितना है? 30.39%, यानी कि गया जी डिस्ट्रिक्ट का जितना पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन का तकरीबन 30.39% जो जनसंख्या है 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग, वो क्या है बताएंगे? शेड्यूल्ड कास्ट है। यहां ट्राइबल्स ग्रुप भी देखने को मिलता है, क्योंकि यहां से झारखंड शुरू हो गया, कोदरमा और वो पठार से, छोटा नागपुर का पठार। तो ये ध्यान रखिएगा जरा, एक प्रश्न पक्का रहेगा इस पर, जनसंख्या इस बार हो रहा है जनगणना, और जो प्रश्न रहेगा वो इस स्लाइड से बनने के चांसेस रह सकता है, ठीक है। तो कोई भी गलती मत करके आना, मैंने आपको पूरा ये कहानी समझा दिया है। आगे बढ़ जाओ। कांवर झील किस नदी के पुराने प्रवाह से बना है? बढ़िया प्रश्न है ये, और ये मैंने बताया था अभी शुरुआत में, गंगा, बूढ़ी गंडक, कोसी, सोन, कौन सा? कांवर झील जो है बूढ़ी गंडक के, मैंने गंडक का जब आपको बता रहा था, याद कीजिए सोनपुर मेला, तब मैंने बूढ़ी गंडक का चर्चा किया था आपसे। तो कांवर झील जो है बूढ़ी गंडक नदी के पुराने प्रवाह से बनी, जो ऑक्सबो कहते हैं, यानी कि गोखुर झील है। अब ये कहां पर स्थित है बताइए मुझे? एक डिस्ट्रिक्ट है बेगूसराय जिला, बिहार का, एक तरह समझिए सबसे डेवलप डिस्ट्रिक्ट में से एक माना जाता है यहां पर, ठीक है। तो इस जगह को रामसर स्थल भी घोषित किया गया था, और बिहार का साथियों पहला रामसर स्थल यही रहा। 2020 में ही हो गया था, 28 अगस्त 2020 को रामसर स्थल बन गया। रामसर स्थल कितने हैं आज की तारीख में, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे, है ना। जैसे मैं जम्मू वाला कल मैंने बताया था कि जम्मू में 2 है, नागी नक्टी, है ना, ऐसे ही यहाँ ये हो गया है बेगूसराय का कांवर झील, ये तो पहले से ही है। बाकी कितने हैं और कौन कौन से नया बना है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे। तो ध्यान से समझिए, अब यहाँ ये जो है कांवर झील एशिया का सबसे बड़ा मीठे पानी की ऑक्सबो झील माना जाता है। मीठे पानी लिख लीजिए, ऑक्सबो झील, गोखुर झील जिसको कहते हैं ना, वो एशिया का सबसे बड़ा है, ठीक है। आगे बढ़े। दुनिया की पहली कॉमर्शियल ब्रेन चिप का नाम क्या है? ये बिल्कुल फैक्ट अगर रहेगा तो पूछा जाएगा, और खास करके उसका नाम जो है वह नियो है। ब्रेन चिप जो कहा जाता है ना, ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस, यानी कि BCI चिप है, कॉमर्शियल यूज के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस जो होता है एक प्रकार का ऐसा टेक्नोलॉजी होता है जो इंसान के दिमाग और बाहरी जो डिवाइसेस हैं, जैसे कि कंप्यूटर हो गया, रोबोटिक आर्म हो गया, व्हील चेयर हो गया, उसके बीच एक सीधा कम्युनिकेशन करता है, ठीक है। इसके लिए इसका इस्तेमाल होता है। चलिए आगे। झुमरी नृत्य बिहार के किस क्षेत्र में विशेष रूप से लोकप्रिय है? मगध, भोजपुर, मिथिलांचल, सीमांचल। देखिए वैसे ही है, तो यहां पर जो देखेंगे वह भी किस एरिया में आएगा? मिथिलांचल को लेकर के। फिर से मोस्ट सुटेबल इधर भी होता है, सीमांचल भी होता है। और ये क्यों होता है? ऋतु परिवर्तन जब होता है ना, उसके अवसर पर यह होता है। और इसकी शैली जो है एक राज्य है गुजरात, गुजरात में एक नृत्य होता है गरबा, है, कभी गरबा किया है कि नहीं आप लोगों ने? तो गरबा नृत्य जो गुजरात में है ना, उसके जैसा शैली कह सकते हैं, मिलती जुलती है। ध्यान रखिएगा, कॉपी नहीं है इसका, मिलती जुलती है, ऋतु परिवर्तन से संबंधित है। यहां भी होता है, लेकिन मोस्ट सुटेबल आंसर फिर वही मिथिला वाला जाएंगे हम लोग। चलिए
हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा आईपीओ किस कंपनी ने जारी किया? इंपॉर्टेंट है, आजकल शेयर मार्केट वगैरह से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपको ये बात ध्यान में रखना है। और सबसे बड़ा जो है स्पेस एक्स, और कौन कर सकता है भैया, सोचिए जरा, अमेरिकी कंपनी है स्पेस एक्स, और जो ये कर सकते हैं एलन मस्क, चूंकि मस्क साहब की कंपनी है, और कोई कर सकता है भला? सोचने ही की जरूरत नहीं है। ये भी एकदम आपका कॉमन सेंस से प्रश्न था। ककोलत जलप्रपात किस जिले में स्थित है? क्या वो नवादा में है, रोहतास में है, गया में है, या फिर वो कैमूर में है? देखिए, मैंने आपको जलप्रपात जब कल समझाया था, अच्छा किन्हीं ने कमेंट किया कि सर ऊपर ना लिखा करें, कट जाता है, किसी बच्ची ने कमेंट किया था ना। चलिए, तो हम अब भाई आपकी बात की याद आ गया मुझे, नीचे लिखते हैं इधर कल उन्होंने लिखा था। तो 3 डिस्ट्रिक्ट ध्यान रखना है, ट्रिक बता देता हूं, कल भी बताया था, फिर से बताता हूं ट्रिक। 3 डिस्ट्रिक्ट, बस जलप्रपात का क्वेश्चन खत्म। इससे बाहर आ जाए तो आप मुझे बता देना। कैमूर, अगला बताइए, आप लोग बोलते चलिए, कमेंट में लिखिए, रोहतास, और एकमात्र नवादा में। ध्यान रखना है, गलती से हल्का फुल्का कभी औरंगाबाद चला गया तो देखिए वो कभी कभी हो सकता है, 10 साल में एक बार हो जाए तो अलग बात है, वो भी नवादा एक बस, नहीं तो इधर ही क्वेश्चन फंसेगा। अब इससे ज्यादा आसान करके क्या बताऊं मैं, ये तो क्वेश्चन आउट करना हो गया ना। और ये मैं कैसे जानता हूं? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस करके, और कोई तरीका नहीं है। 15 साल के क्वेश्चन को मैंने देख लिया है कि भाई हो क्या रहा है बिहार में, बीपीएससी कर क्या रहा है खेल, और उससे धीरे धीरे मुझे समझ में आ गया है कि प्रश्न पूछा कहाँ जा रहा है, लगातार एक जगह से रिपीट क्वेश्चन हो रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखना है, ककोलत जलप्रपात जो है वो इसी में से होगा। देखिए यहाँ पर तो कहाँ होगा, देखिए नवादा, तो मैं बोला था ना यही 3 में से, तो मैं सही हो गया। तो वहां पर एक पहाड़ी है, अच्छा ये ध्यान रखिए, ये इसका नाम भी है ककोलत पहाड़ी, थोड़ा नीचे ही लिखा हुआ है, दिख जाएगा ये। तो अब ये दूसरा, ये अच्छा चलिए अब ये नीचे लिख देता हूं यहां से। ये जो है, चूंकि यहां नवादा है, नवादा के जस्ट नीचे देखेंगे झारखंड शुरू होता है, तो वहां पर एक जगह भी पड़ता है झारखंड में, कोडरमा, सुना है ना? तो कोडरमा पठारी का ये हिस्सा बनेगा। कोडरमा का जो पठार का हिस्सा है वो प्रसिद्ध पर्यटन स्थल तो है ही, और ग्रीष्म ऋतु में इसका जो जल है वो अत्यंत शीतल माना जाता है। किसका? ककोलत जलप्रपात का, नवादा डिस्ट्रिक्ट, ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक तरह से मान के चलिए यहाँ पर यही एक फेमस है, बाकी आपको कैमूर रोहतास में चलना पड़ेगा। बिरहा लोकगीत में मुख्यतः किस भावना की अभिव्यक्ति की जाती है? इंपॉर्टेंट है, इसको आप 4 स्टार तो लगा दीजिए, पूछा गया है बिरहा पहले भी। तो यहां पर देखिए, बिरहा एक लोकगीत है, एक तो यही आ सकता है, बिरहा क्या शैली है, तो लोकगीत, एक प्रश्न तो यही हो गया। तो बिरहा जो है ना वो विरह और विक्षोभ के लिए है, पति पत्नी में विक्षोभ हो रहा है, या प्रेमी में विक्षोभ हो रहा है, या घर परिवार का कोई प्रिय व्यक्ति है जो दूर रहने के लिए चला गया है, तो उसके याद में इसे गाया जाता है। बिहार में पलायन एक बड़ी समस्या है, तो बिरहा की जो जोड़ करके देखा जाता है वो पलायन से भी जोड़ करके देखा जाता है। इसकी एक विशेषता है कि इसमें लंबी तान लगाई जाती है, मतलब जोर से गाया जाता है, भावपूर्ण गायन है, ठीक से अगर सुन लिया जाए तो आप रोने लग जाएंगे। मुख्यतः किस समुदाय के द्वारा ये होता है, ये आपसे पूछा जा सकता है, और वह जो है परंपरागत तौर पर, आज से नहीं, दादा बाबा के जमाने से ये अहिर समुदाय की एक लोक गायन परंपरा से जुड़ा माना जाता है। तो ए विकल्प के साथ आप यहां पर चलिएगा। ठीक है, आगे बढ़े। देवराज एवं कुरक खंड जहां टीन के भंडार पाए जाते हैं, बिहार के किस जिले में स्थित है? नवादा, गया, औरंगाबाद, जमुई। एक प्रश्न तो इस बेचारे ने इधर ही बता दिया, आपको सॉल्व कर दिया। देवराज और कुरक खंड जहां टीन के भंडार हैं, सोचिए कितना अच्छा है ये, पूछ लिया जाए कि भाई टीन का भंडार बिहार में कहां है, यही बता दिए, एक तो हो गया आपका। अब बस यहां पर आपको ये पूछा गया है कि एक लगे हाथ ये भी बता दीजिए कि ये किस डिस्ट्रिक्ट का हिस्सा है। अगर आपको ध्यान होगा तो मैंने बताया था, पहले भी समझाया था जब मैं खनिज पढ़ा रहा था, बिहार के प्रमुख खनिज, तब तो वहां पे मैंने बताया था कि गया जी का जो है यह हिस्सा होगा। ठीक है, और यहां पर अगर ध्यान रखना है, गया जी के विषय में मैंने आपको और भी बताया था कि केवल यहां पर ये जो है टीन के भंडार के लिए है, या एक एटम से जोड़ के देखिए तो क्या बताया था, ध्यान से, यूरेनियम, ये इंपॉर्टेंट बताया था। इसके अलावा भी कुछ बोला था क्या? अब्रक, ये सब ध्यान रखना है। ठीक है, तो देवराज और कुरक खंड होगा। एक और जगह है वहां पर चक्रबंधा, ये भी नोट कर लीजिए, ये भी एक जगह है इधर। तो ये सब, ये भी गया जी में है। ठीक है,
सोन भंडार वहाँ है, ये भी लिख ही लीजिए इसमें। ये सोन भंडार यहाँ पर देख रहा है ना, जो भी, ये जमुई में पड़ेगा। जमुई में देश का तकरीबन 44-45% गोल्ड जो है वो पाया गया है बिहार में ही। तो बिहार एकदम आने वाले समय में ध्यान रखिएगा, सोने का एकदम कटोरा बन जाएगा बिहार, सारा गोल्ड ही वहीं पाया गया है। बिहार में तीसी अलसी खाए कि नहीं? कितने लोग तीसी अलसी खाए? मैं तो खाया हूँ बहुत। खास करके कौन सा वो होता है सब्जी बिहार में, हमारे मिथिला में उसको बोलते हैं तरकारी। आप में से बहुत सारे लोग पूछ रहे थे ना कि सर आप किस क्षेत्र के रहने वाले हैं, तो मेरी मैथिली भाषा से आप समझ गए होंगे, मैं मिथिला का हूँ। तो उधर तरकारी बोलते हैं सब्जी को, ठीक है। तो उसमें एक लौकी वैसे बोलते हैं हिंदी में, और मैथिली में बोलते हैं बिहार में बाकी जगह भी सजमैन, है ना। तो वो जो सब्जी बनता है उसमें तीसी और अलसी को मिलाया जाता है, या अलसी जो भी कह लीजिए, तीसी उसको मिला दिया जाता है ऊपर से मसाले की तरह, ठीक है। ये वाला ऐसे इसको पीसा जाता है, पहले चक्की में पिसवा लीजिए, या माताएं जो दादी सब जो थी वो घुमाने वाला एक होता है ना चक्का, उसमें पीस देती हैं, और ये पीस करके बहुत महीन बन जाता है। फिर सब्जी में उसको लेकर के थोड़ा मिला लीजिए, गजब का टेस्ट आता है ये। तो ये आपसे पूछा गया, अब इसीलिए इतना कहानी सुनाया हो कि आप लोगों ने खाया है, एग्जाम हॉल में आएगा तो अब मत भूलिएगा। जैसे किसी ने कहा कि तुमने मेरा नमक खाया है, तो ये ध्यान रखिएगा कि तुमने मेरा तीसी खाया है, तो गलत नहीं होना चाहिए प्रश्न, है ना। अब आपसे पूछा गया है मुख्यतः किन जिलों में होता है, और सेट दिया गया है, ठीक है। तो कहा गया क्या? गया, औरंगाबाद, नवादा। अब ध्यान रखना है, इस सेट पे ध्यान रखिएगा। कैसे पहचानते हैं सेट को? जब भी कोई सेट ऐसा देखें तो आप इसमें देखिए कि डिस्ट्रिक्ट क्या दूर दूर है, आसपास है। अगर कोई दूर दूर हो तो उसको ऐसा ही गायब कर दीजिए, अगर आसपास है तब आपके लिए प्रॉब्लम बनेगा, फिर ठीक से समझना पड़ेगा। देखते हैं, गया, औरंगाबाद, नवादा। अगर बिहार के मैप पर देखेंगे आप, चलिए बिहार का एक मैप बता दूं यहाँ रफ, ये बिहार का अगर मैप मान लेते हैं तो चलिए, गंगा नदी बह गई, अब क्षेत्र बन गया उत्तर दक्षिण। देखिए गया, औरंगाबाद, नवादा। गया ये औरंगाबाद नवादा वाला मतलब ये हिस्सा नीचे वाला है ना, कोडरमा पठारी वाला ये सब हिस्सा इधर। चलिए पूर्णिया, अररिया, किशनगंज। पूर्णिया, किशनगंज, ये वाला हिस्सा पूर्णिया, किशनगंज, सीमांचल वाला। रोहतास, भोजपुर, सिवान। तो रोहतास तो यहाँ आ गया, सिवान इधर चला गया, नहीं भोजपुर इधर आ गया, ये गलत हो गया, ये दूर दूर हो गया है ना। हाँ, रोहतास इधर निकल गया, तो और ये भी आ गया, ये गंगा के उस पार, ये गलत हो गया। तो ये तो आपने निकाल दिया, एक ऑप्शन पर केवल क्षेत्र समझ करके आप निकाल चुके हैं। दरभंगा, मधुबनी, सुपौल। तो दरभंगा यहाँ, मधुबनी यहाँ, सुपौल इसी एरिया में है, तो इसको रख सकते हैं, कोर मिथिला का हिस्सा। तो एक तो आप यहां से बाहर कर देंगे, अगर चाहते तो सुपौल को भी थोड़ा सा बाहर करके निकाल देते। लगभग 2-3 विकल्प आपके पास बनता है, तो अब आप यहां पर रिस्क ले सकते हैं कि हाँ इस क्वेश्चन को करेंगे। ये जो है गया, औरंगाबाद, नवादा, ये सेट के साथ जाएंगे, ठीक है। ये वो जगह है जहाँ दक्षिण बिहार का जिला है जहां पर मुख्य रूप से तीसी का उत्पादन होता है, और अलसी जो जिसको कहते हैं तीसी अलसी, वो तेल और ओमेगा 3 वसीय अम्ल के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लास्ट ईयर केमिस्ट्री के बहुत प्रश्न थे, तो लिख लीजिए, तेल, ऑयल और ओमेगा 3 वसीय अम्ल के लिए काफी फेमस है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, चलिए आखिरी, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 इसी बार हुआ है, तो इसका थीम क्या है? हम सब जानते हैं कि 21 जून 2026 को जो 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आयोजन किया गया है, तो सबसे पहले तो ये नोट कर लीजिए 12th नंबर का रहा है, 12वां, पहली बात ये। अब आपसे पूछा गया है कि इसका थीम क्या है, तो थीम ध्यान रखिए, स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग। अगर आप चाहते हैं कि बुढ़ापा में आप ठीक से आपके घुटने वगैरह चलें, कटकट की आवाज ना आए, तो आप अभी से योग करना शुरू कर दीजिए, स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग। दूसरी बात, इसकी ये जो राष्ट्रीय समारोह था, ये एक प्रश्न बन सकता है, इस राष्ट्रीय समारोह, चूंकि हर बार राष्ट्रीय समारोह होता है योग पर, योग दिवस पर, इस बार राष्ट्रीय समारोह का मेजबानी, होस्टिंग किस शहर के द्वारा किया जा रहा था, ये पूछा जा सकता है ना। प्राइम मिनिस्टर जाते हैं ना, सवेरे सवेरे योग वगैरह करते हैं, कोलकाता। राज्य कौन सा? वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो सी विकल्प के साथ जाइएगा, और ये बाकी चीजें देख लीजिए। तो कुल मिलाकर के साथियों, आज हमने 15 टॉपिक देखा, उस पर 15 प्रश्न बनाए, काफी चीजों का डिस्कशन किया। आप लोग को कैसा लग रहा है लेक्चर, क्या क्या और चाहिए आप वो सब लिखते चलिए। कुछ चीजें नहीं समझ में आ रही हो तो वह भी आप लिख दीजिए, है ना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि सभी को लाभ मिल सके, ठीक है। आज के लिए इतना है, जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।